गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो रहे हो सब लोग? हाँ जी, सब लोग सो। लास्ट क्लास है ना सर? लास्ट क्लास। ओहो, मुझे लगा शायद 2:30 से 3:30 में नींद आती है, बस उसके बाद भी आती है। बहुत बढ़िया, चलो ये भी अच्छी बात। सर पढ़ाई के नाम पे तो कभी भी नींद आती है। हाँ, ये बात भी सही है। दैट इज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल सही बात है। बट भाई, अब तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, फेज 1 किया है, फेज 2 भी करना है, फिर मास्टर्स भी करने हैं, है ना? और फिर ये जो हमारे क्या बोलते हैं, मॉडलर कोर्सेज, वो जिंदगी में चलते रहेंगे। कंपनी कोर्सेज, मॉडलर कोर्सेज, फलाना ढिंगाना, दे कीप यू पुशिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे तो पता नहीं और स्ट्रिंजेंट भी हो जाएगा शायद चीजें। तो ये तो आदत डालनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो अच्छा, ये कोर्स का सर आपको पता है, ये STCW कोर्स है वो 5 ईयरली है अभी? भाई ऐसा सुनने में तो आ रहा है, काफी सारी कंपनियों ने, इनफैक्ट काफी सारी फ्लैग स्टेट्स ने भी ऐसा कर दिया है कि काफी सारे कोर्सेज आर 5 ईयरली ओनली। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर में कि सभी कोर्सेज की वैलिडिटी 5 साल ही रहेगी, फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स करना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है मेरे को। सर ऐसे स्लोली। तो कोर्सेज करते रह जाएंगे। हाँ, अब ये बात आती है कि ऐसे तो कोर्सेज ही करते रह जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है। अब इससे निदान कैसे मिलेगा? इससे निदान शायद जरूर मिलेगा। उसमें ये हो सकता है कि ई कोर्सेज शुरू हो जाए, ऐसा भी ऑलरेडी एमएमडी के अंदर में है कि आपको कोई फिजिकली जा करके कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑनलाइन ही आपको चीजें करनी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटी ऑन दैट लाइन। बेटर है सर, ये रिफ्रेशर तो ये ऐसे होने चाहिए। हाँ, बात तो सही है। अब क्या सिखा लोगे आप रिफ्रेशर कोर्स में खास ऐसा यार? फॉर एग्जाम्पल फायर फाइटिंग की हम बात करें, ऐसा क्या नया सिखा लोगे? मेरी समझ से तो बाहर है ना? ठीक है, ये मेडिकल वाला जो कोर्स है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बचपन में होता है बेसिक फर्स्ट एड और फिर मेडिकल फर्स्ट एड और मेडिकेयर। यस, मेडिकेयर मास्टर्स के लिए मेडिकेयर है। तो मेडिकेयर ठीक है, मेरे को समझ आती है कि अच्छी बात है कि अगर वो हम हर 5 साल में करें तो, बट उसके अलावा कोई और कोर्स जिसकी हर 5 साल बाद, सपोज PSSR का कोर्स की हम बात करें, 5 साल में क्या नया सिखा लोगे? आई डोंट नो, समझ से बाहर। मेडिकेयर तो होना चाहिए 5 साल में, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग वो रेगुलरली करते नहीं जहाजों के ऊपर, तो हम भूल जाते हैं। तो अगर हम वो मेडिकेयर वाला कोर्स हर 5 साल में करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से। पर ये है कि जैसे गवर्नमेंट दौड़ाएगी वैसे दौड़ना पड़ेगा, है ना? बेगर्स कांट बी चूजर्स, सुना है ये कहावत? यस सर। तो वी ऑल बिलोंग टू दैट कैटेगरी। सो जो हमारे पे डाल दिया जाएगा वो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो या तो हंस के कर लो या रो के कर लो। वही है ना सर, ये लाइन में आने से पहले चूजिंग वाले थे। इसके बाद अभी बैकिंग वाले हो गए। सही बात है। वैसे ये सभी लाइंस की बात है, ये कोई हमारी पर्टिकुलर नहीं है, किसी भी लाइन की यही स्टोरी है। अनलेस यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, देन यू आर द सर बॉस। अभी मतलब अगर आप बहुत पहले से देखो तो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन आ गए हैं शिपिंग में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है। भाई देखो, बड़ी सीधी सी बात है, जितने ज्यादा, मतलब ऐसा कह लो, एक्सीडेंट्स कह लो, इंसिडेंट्स कह लो, जितने ज्यादा एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होंगे उतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये वाकाशियो वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें आप सबको पता है कि मास्टर एंड चीफ, ऑफिसर एंड चीफ, ऑल थ्री आर इनसाइड द जेल, ट्रायल चल रहे हैं उनके। तो सरप्राइजिंग वाली बात थी कि उन्होंने पैसिव प्लान इतना ज्यादा चेंज कर दिया, कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं करा, एंड दे वर सो क्लोज टू द आइलैंड। तो क्या होगा? अल्टीमेटली पेपर वर्क बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा कोर्सेज आ जाएंगे मार्केट में। दैट्स हाउ इट गोज। जितने कम इंसिडेंट होंगे, जितने कम एक्सीडेंट्स होंगे, उतनी रिलैक्सेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी अपने लोगों की है। समवेयर वी आर सपोज टू ब्लेम आवरसेल्फ कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कांट हेल्प इट, वो तो है ही सर। है ना? सो दैट इज द स्टोरी। अब आप खुद सोचो कि
जो आई डोंट नो रियलिटी क्या है, बट जो वाकाशियोका इंसिडेंट था उसमें क्या होता है, एक पार्टी हो रही थी एंड दे वर गोइंग क्लोज टू दी लैंड एरिया जस्ट टू गेट द सिग्नल्स। कहाँ तक जायज है ये बात बताओ? अगर ये रियलिटी है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट कि ये रियलिटी है या नहीं है, जो न्यूज में है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही होना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चलो बाकी सब सो रहे हैं क्या? अतुल भारद्वाज, ब्रह्म ऋषि शर्मा, सैनी साहब जागे हैं सर, सब जागे हैं सर जगह है, सब जाग रहे हैं, सब खाली बैठे सर, बैठे। कह रहा हूँ खाली मजे ले रहे बातचीत के। नहीं सर, आपके ये थोड़ी ज्यादा डीप थॉट में चले गए थे ना सर, ये वही सुन रहे थे सर। ये मतलब पॉइंट ये है कि यार खाली हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ तुम्हें कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बता दें कि भैया ये केपस नवा है, ये कैलेंडर है, बट हमारे को और भी तो बातचीत करनी है। दैट इज आवर जॉब सिटिंग हियर, वी हैव टू गाइड यू गाइस कि क्या गलत हो रहा है, क्या हम सही कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातचीत मैं करता हूँ, ये सारी हमारी काम की बातचीत है, इट्स ऑल रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड ऑन बोर्ड। एंड ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों को सही गाइडेंस कर सकें कि क्या सही होना चाहिए, जो गलतियां हो रही हैं उससे सीख करके। ये वकाशियो वाले के चक्कर में सर इस बार शिप पे हमारे मास्टर वो थे, यूरोपियन थे मास्टर, मतलब चीफ ऑफिसर, वो बड़ा मजाक उड़ाते थे हमारा। मतलब वो उन्होंने ऐसे ही कर दिया था, हम यूरोपियन इंडियन देखो, ऐसे यूरोपियन इंडियन बड़ा चला रहे थे वो इस चक्कर में। वो तो होना ही है ना यार, मैं तो यही तो बताता हूँ कि दिस इज हम लोग भाई बोलना था कॉन्कॉर्डिया वाला कहाँ होता, उसमें तो यूरोपियन मास्टर था ना। सही बात है सर, ये यूरोपियन को बोलो ना, ड्रग्स के केस में सब यूरोपियन ही तो पकड़े जाते हैं। हम लोग भी तो बोलते हैं, हम तो बोलते थे सर कि तुम भी तो यूरोपियन ही हो सर, कोलंबिया शिपिंग जिंदाबाद। सही बात है। नहीं, मेरा सब कहने का मतलब ये है कि देखो ब्लेम गेम जितना मर्जी कर लो है ना, अल्टीमेटली वी शुड लुक आवरसेल्फ विद इन आवरसेल्फ कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। एंड किसी को कहने से फायदा नहीं है, इट्स जस्ट कि हम अपने जहाज सही चलाएं, बस इतनी सी बात है। ठीक, हम वी ऑल कैन मॉडिफाई और इम्प्रूव आवरसेल्व्स ओनली। हमारा हक सिर्फ अपने ऊपर है। तो अगर हर बंदा ये सोच ले कि मुझे अपना जहाज सही चलाना है, मुझे अपने जहाज पे कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट या कोई भी इलीगल चीज नहीं चाहिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। एज सिंपल एज इट इज, है ना, एज सिंपल। मेरे हिसाब से तो हम भी यही करते थे, जस्ट फॉलो द बुक। इफ यू जस्ट फॉलो द बुक और तहे दिल से काम करो, कोई प्रॉब्लम कभी आती नहीं। एंड ऑफ कोर्स लाइफ है तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो आएंगे, बट वो आएंगे और चले जाएंगे। दैट वाज द आइडिया। सो यूरोपियन हो, इंडियन हो, अल्टीमेटली इट्स अ लॉस टू द मैनकाइंड, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ टाइम, जो मर्जी मान लो उसको। नहीं होना चाहिए सब इंसिडेंट, दैट इज द आइडिया। बट यस, अपन वैसे कुछ नहीं, चलो वो तो क्या ही करना है, बट अपन जो इतना धक्का ये पुरानी स्टडीज में लगा रहे हैं, इससे अच्छा मॉडिफाई कर देते ना, ये भाई चार्ट वर्क हटा के एक्डिस ले आओ, उसके पेपर हो, वो तो कुछ काम भी आए सर। कर रहे हैं चार्ट वर्क सर अंधों की तरह, वो खत्म हो गए ना जहाज पे देखने ना, बस वो कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना सर कोर्सेज में भी। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू उर्विस। मैं सही बताऊं तो आई डिस्कस दिस विद सरीन सर आल्सो 3-4 इयर्स बैक आल्सो कि सर ये हमारे चेंजेस, थोड़े चेंजेस होने चाहिए। ही आल्सो एग्रीड टू दैट पॉइंट, बट अल्टीमेटली इट इज द कॉल टू बी टेकन बाय डीजी शिपिंग, है ना। हम अपनी बात करते हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, बट अल्टीमेटली वी कांट पुश टू मच टू द डीजी शिपिंग बिकॉज दे आर अबव अस। बट यस, आई फुल्ली एग्री कि कुछ चीजें ऑब्सोलीट हैं, उनको रिड्यूस डाउन कर देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट बुक को पूरा खत्म ना करके बहुत ज्यादा रिड्यूस डाउन कर देना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। बट एलिमिनेशन ऑफ चार्ट बुक मेरे को लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि चार्ट की अंडरस्टैंडिंग खाली एग्जिस को स्क्रीन देख के नहीं आती है। अगर हमने थोड़ा बहुत भी चार्ट वर्क किया हुआ है तो हमारे को थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये मेरा मानना है। बट यस, बहुत सारे फालतू के फंडे हैं जो हम हटा सकते हैं, वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ कॉमन, मेरा तो मन है कि मैं डिजाइन करूं ऐसा कोर्स जिसमें एग्जिस, चार्ट वर्क और नेविगेशन का एक कॉमन चीज हो, और जो आज की डेट में रेलिवेंसी है वो सारी चीजें हम करें, है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ केपलर लॉ। अब केपलर लॉ पढ़ा करके, ठीक है, एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, उससे हमारे को कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, जिससे हम एल्यूमिनाई भी देख सकते हैं, समझ में आती है। बट आज मैं तुम लोगों को फेज 1 में केपलर थर्ड लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला। अब जब मैं ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता है कि मैं ये करा के मैं अचीव क्या कर रहा हूँ जहाज के ऊपर, टू थर्ड ऑफिसर, टू सेकंड ऑफिसर, टू चीफ ऑफिसर और टू मास्टर। अभी कराऊंगा, बट क्या करें, कांट हेल्प इट। सो यस, आई एग्री टू दैट पार्ट, बट हिंदुस्तान है, पता ही है तुम्हारे को, जब कोई आपदा आती है, जैसे भी कोरोना आया था, तो सारा हेल्थ स्ट्रक्चर रीवैम्प हो गया, है ना, हो गया, हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। बट अब हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहेगा 1 2 3 साल, बहुत सारा पैसा हेल्थ पे खर्च होने वाला, तो बहुत सारी चीजें इंप्रोवाइज हो जाएगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अब रही बात एजुकेशन की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अब एज फार एज हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम, वो डिपेंड करेगा STCW पे, वो डिपेंड करेगा IMO मॉडल कोर्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगा डिजी शिपिंग के ऊपर। अब वो कब, कहाँ और कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये सर थोड़ी देर रुक के लॉन्च कर लेना, हमें अचीवमेंट बोलने दे दो, नहीं तो नई चीजें आ जाएगी तो फंस जाएंगे उससे। हाँ, ये बात भी सही है। चलो ये भी सही है, कल भी काफी लेट हो गए थे। शुरू करता हूँ अपना चैप्टर, वरना ये अटक जाएगा बीच में, है ना। एक छोटी सी चीज पढ़ानी है मुझे, केपलर लॉ। 2 3 चीजें हैं, केपलर लॉ पढ़ाऊंगा, और कुछ प्लैनेट्स का इंफीरियर कंजंक्शन, सुपीरियर कंजंक्शन, इलोंगेशन, क्वाड्रेचर, इन सब की बातचीत करूंगा आज। और फिर 2 या 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा जो फेज 1 में नॉर्मली आते हैं। तो ये मेरा एजेंडा है आज का। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। मतलब मैं सोचा कोई कहे सर इरशाद, किसी ने कहा ही नहीं, तो मैं उसकी इंतजार कर रहा था कि कोई कहे नहीं सर, इरशाद। सोचा था अच्छा सर अब निकलेगा, शायरी ऑन द नहीं कर रिकॉर्ड जा सकती, रहा है। अभी पढ़ाई करनी है। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत मजाक होता रहना चाहिए, जिंदगी चलती रहती है। चलो एक नोट्स बनाओ अपने, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, और नोट्स बना लो, फिर आगे की बात करेंगे। आप लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम में वैसे तो आज की डेट में 8 प्लैनेट है, पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो अभी भी 9 प्लैनेट ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आप सबको मालूम है ये। इसमें से अर्थ के जो सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट है उनको इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं, और जो अर्थ के अवे हैं उनको सुपीरियर प्लैनेट्स का नाम दिया जाता है। सो बेसिकली मर्करी एंड वीनस आर द इंफीरियर प्लैनेट्स, एंड अर्थ को छोड़ दो बाकी सारों को सुपीरियर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सी फिगर बनती है साइज के हिसाब से प्लस डिस्टेंस के हिसाब से। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, अर्थ के आगे 2 प्लैनेट है और अर्थ के पीछे 6 प्लैनेट है। मोटा मोटी 5 भी मान सकते हो, लेकिन अभी हम 9 के हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, वीनस सुपीरियर प्लैनेट्स, दे आर द सुपीरियर प्लैनेट्स। अब ये जो टर्म्स है ना, इंफीरियर एंड सुपीरियर प्लैनेट्स, ये कभी कभी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाएगी, तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमारे को इसका थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, इट डजंट मैटर टू मच। बट यस, बिट ऑफ आइडिया हमारे को पहले से भी है, और बस थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रहे हैं बस।
जैसे मैंने कल भी बताया था, सारे जो प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू, जो हमारा सन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। किसी को मालूम है ये बात? किसी ने सुना नहीं? नहीं सर। है ना? तो ये भी एक फंडा है वैसे तो। हमारे 4 प्लैनेट्स हैं जो हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो हम देख पाते हैं आराम से, नेमली वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। एल्मनाक में भी हमारे को इन्हीं का डेटा दिया होता है। हमारी जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाती। हमारी अर्थ इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाती है, और उसके 2 सेंटर्स होते हैं, 2 फोकस पॉइंट्स हैं, 2 फोकल पॉइंट्स हैं, कॉल्ड एज फोकाई। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारी मेजर एक्सिस होती है और एक हमारी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। हमारी अर्थ की 2 अलग अलग डिस्टेंसेस हैं सन से। जब अर्थ नजदीक होती है सूरज से, उसको पेरीहीलियन कहते हैं, तब उसका डिस्टेंस 91.35 10⁻⁶ माइल्स होता है। और जब हमारी अर्थ सबसे दूर होती है सूरज से, उसको हम उसका डिस्टेंस 94.4 मिलियन माइल्स तकरीबन होता है। और मोटा मोटी हम इसको ऐसे याद रखते हैं, नजदीक होती है जनवरी में, दूर होती है जुलाई में। सिंपल, कोई डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक फंडामेंटल। जनवरी में नजदीक होती है और जुलाई में दूर होती है, सिंपल। हाँ, अब ये लिख लो। हाँ जी, जनवरी में नजदीक होती तो तब तो समर हो जाता है ना, उल्टा है या यही है? बेटा बहुत सारे फंडे हैं इसके, ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरह तुमने सोच लिया कि हम आग के नजदीक जाते हैं तो हमारे को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, और दूर जाएंगे ठंड लगेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी। बट ये हमारा स्कोप नहीं है अभी का, वो सेकंड मिनट का स्कोप है। केपलर लॉ लिख लो, ये फेज 1 में लिखने को भी आता है और उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ जी, हो गया सर 1 सेकंड नहीं हो रहा। ओके ओके।
डन सर। ओके, सो बेसिकली ये आपको पता है, तो ये जो दो डिस्टेंसेस बने हुए हैं, यानी सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है एक फोकाई से और फिर दूसरे फोकाई से, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि अगर सन से प्लैनेट का डिस्टेंस जो फोकाई 1 से दिया हुआ है उसको मैं छोटा a मान लूं, और फोकस 2 से जो डिस्टेंस दिया है उसको b मान लूं, तो a प्लस बी इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। ये मतलब है इसका। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो इलिप्टिकल पाथ होता है ना, ये सर्कुलर नहीं होता है, ये आप लोगों को तो पता है। जितना ये खिंचा हुआ है ना, जितना ये स्ट्रेच, ऐसा मान लो, इमेजिन अ बलून, imagine a balloon which is completely circular, for example, I don't know मैं कितना समझा पाऊंगा। और उस बलून को अगर मैं हल्का हल्का दबाऊं कि वो एक इलिप्टिकल शेप में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाथों से, तो ऐसा नहीं कह सकता कि वो स्ट्रेच आउट हो गया। मुझे बताओ, हेलो, कुछ समझ में आ रहा है मेरी? यस सर। या फिर इसको ऐसे कह लो, जो रग्बी की बॉल होती है, रग्बी की बॉल देखी किसी ने? यस सर। वो बास्केटबॉल जैसी नहीं होती, इट इज डिफरेंट देन बास्केटबॉल, क्योंकि वो इलिप्टिकल सी शेप होती है उसकी, है ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि सेंटर से वो स्ट्रेच आउट हो गई है, तो ये जो स्ट्रेचिंग आउट होता है उसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, ई सेंट्रिसिटी। किसी को मालूम है? हाँ सर। यस सर। तो एक ई सेंट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ई सेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ इज बेसिकली 0.02। लिख लो, eccentricity of the earth is 0.02 and eccentricity of circle is 0. Eccentricity of the earth is 0.02 and eccentricity of the circle is 0. तो बोर्ड पे बता दूं क्या eccentricity? आई एम नॉट श्योर कि शायद किसी फेज 1 में आया था यार एक क्वेश्चन, आई थिंक कुछ कुछ है ऐसा। सर आप ये कहना चाह रहे हो ना कि अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है? हाँ, मैं ये कह रहा था, अर्थ गोल नहीं, अर्थ तो गोल है ही नहीं। अर्थ की जो शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। मैं हाँ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थ का जो रेवोल्यूशन का पीरियड है, रेवोल्यूशन का जो पाथ है उसकी बात कर रहा हूँ। जो रेवोल्यूशन का जो उसका पाथ है, एलिप्टिकल पाथ है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी सर्कुलर नहीं है, अब वो भी सर्कुलर नहीं है, हाँ, पर वो भी इतना सर्कुलर नहीं है नहीं है। जैसे ये इसमें दिखा रखा है। बहुत एग्जैक्टली, सा फर्क है। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा मान लूं, मैं अभी तेरी बात को समझाने दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देख, इसमें ना एक माइनर एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है, दोनों का रेडियस और दोनों का डायमीटर में फर्क है ना। बट अगर ये माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का रेडियस सेम होता तो क्या ये सर्कल नहीं हो जाता? गोल हो जाता सर। हाँ, तो पॉइंट क्या है, कोई भी चीज कितनी स्ट्रेच आउट है, कितनी ज्यादा स्ट्रेच आउट है, उसी को ई सेंट्रिसिटी कहते हैं। ये टर्म समझाना चाह रहा था मैं। अब वो क्यों समझाना चाह रहा था मेरे को भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ये बात क्यों छेड़ी। मुझे ऐसा याद आया कि ई सेंट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन फेज 1 में आया हुआ था, इसलिए मेरे को लगा बता दूं इसके बारे में। चलो छोड़ देते हैं, लीव इट अपार्ट, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केपलर सेकंड लॉ,
ये सेकंड लॉ जो है ये हमारे को ये समझाता है कि जब अर्थ पेरिहीलियन पर होती है, यानी कि जब वो सूरज के नजदीक होती है, तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस। और जब हमारी अर्थ एपहीलियन पर होती है, यानी कि सूरज से दूर होती है, तब उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो द कंक्लूजन ऑफ केपलर सेकंड लॉ इज द velocity part of angular velocity of the earth। ये समझाने का लॉजिक है सेकंड लॉ का, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम भी आ रहा है। इसको बना लेना। फेज 1 में ये आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और फिर ये पूछ करके फिर उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, ऐसा है मिक्स एंड मैच। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? यस सर। ओके, खैर ये मैंने बता दिया है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। निष्कर्ष आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थर्ड लॉ करते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी प्लेनेट कितना टाइम लेता है रेवोल्यूशन में, और जो उसका डिस्टेंस है उसकी एक इक्वेशन है, यानी कि टी स्क्वेयर बाय आर क्यूब, टी इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। t square by r cube is a constant value for any planet, because all the planets are roughly, I can say, revolving around the sun in concentric circles। कंसेंट्रिक मैंने वर्ड यूज किया है सिंबलाइज के लिए, एक्चुअली मैं गलत हूं, ये आप समझ सकते हैं। इट्स नॉट कंसेंट्रिक, बट हम समझ सकते हैं सिंबॉलिकली कहना क्या चाहता हूं मैं। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? ओके सर, ओके। Oh, this is what is finally t square by a cube या r cube is a constant value। ये हम काफी यूज करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स। अभी हमारे इसको डेटा को देखने का कोई लॉजिक नहीं है, अभी बताता हूं। सिर्फ इसमें राइट साइड
एक्सट्रीम राइट साइड में जो वैल्यू दी हुई है वो हम सब नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज दी टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब सभी प्लैनेट्स का तकरीबन एक कांस्टेंट वैल्यू है। नोट करिए सर वो। सॉरी, नहीं नहीं, कुछ नोट नहीं करना, कुछ भी नोट नहीं करना, नो नीड टू नोट डाउन, नथिंग। इसमें से जो चीज नोट डाउन करने की है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारी अर्थ का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 93 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 एवरेज डिस्टेंस, जो कि इस पे लिखा भी हुआ है। प्लस जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो 365.25 ही लेके चलेंगे मीन सोलर यूनिट्स का। बस दो चीज इसमें नोट डाउन करने की है, दैट इज दी 93 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 माइल्स एंड 365.25, बस। और कोई चीज हमारी नोट डाउन करने की नहीं है इसमें से। This is that understanding which I was talking about. एक planet 1 है। Revolution, I missed out. 3. Sorry, I didn't get you. So what is the period of revolution? 365.25. 0.25. 365.25। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, ये हम बहुत यूज करने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये लिख लो इसी के अंतर्गत ही, T1 स्क्वायर बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय R2 क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर इसमें टी टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है ना? हाँ, T इज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। बेसिकली T जो है उसको हम अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम वर्ड देंगे साइडेरियल पीरियड ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, हाँ, अब ये कुछ टर्म्स है, देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये मैं चाहता था मैं बोर्ड पे समझाऊं, तो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बोर्ड पे समझाऊंगा बड़ी जल्दी समझ में आएगा। बोर्ड पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। बोर्ड पे ही करा रहा हूँ। ये इतना कंफ्यूजिंग दिया हुआ है किताबों के अंदर में, जबकि है इतनी आसान चीजें। अभी एक मिनट में बोर्ड पे समझाऊंगा, काफी अच्छे से समझ में आएगी। देखो भी मिटा दो। सॉरी, ऐसी मजाक कर रहा था, सेकंड मिनट भी मिटा दो सर, अभी थोड़े से बड़े हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट। ओके, इसको समझना ना बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो सारी टर्म्स है, यानी टर्म्स मतलब इलोंगेशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होती है, इंफीरियर कंजंक्शन क्या होती है, सुपीरियर कंजंक्शन क्या होती है,
वेस्टर्ली इलोंगेशन क्या होती है, ईस्टर्ली इलोंगेशन क्या होती है, क्वाड्रेचर क्या चीज है, ये सारी बहुत ही आसान है, पर हम किताब में पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ लो, बड़ी जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहली चीज है इसके अंदर में, हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, वी आर एट अर्थ, है ना, और हमारी जिंदगी चलती है सूरज से। बिल्कुल सही है। अब ये जो सारी टर्म्स है, इलोंगेशन, इंफीरियर कंजंक्शन, सुपीरियर कंजंक्शन, क्वाड्रेचर, ये सारी का मतलब क्या है? इट इज जस्ट द position of a planet. It's just the position of the planet as seen from the earth, as seen from the earth with respect to the line joining the earth and the sun. क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले मैं ये समझा रहा हूं, कंजंक्शन का मतलब होता है एक सिंगल लाइन, मुझे वो जगह यूज नहीं करनी थी। कंजंक्शन का मतलब होता है सिंगल लाइन। जब अर्थ, सन और प्लैनेट तीनों एक लाइन में होंगे उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब इस कंजंक्शन में दो डिफरेंट टर्म्स है, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट P1 इस पोजीशन पर है, इसको कह देंगे इंफीरियर कंजंक्शन, ठीक है। और अगर कोई प्लैनेट सन के उस तरफ है, P2, इसको कह देंगे सुपीरियर कंजंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? यस यस ठीक। अब अगर कोई प्लैनेट और सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि अगर कोई प्लैनेट यहां पर हो P3, इसको कह देंगे ऑपोजिशन। साथ साथ नोट डाउन करते रहो, कंफ्यूजन नहीं होगी, कि मैं बहुत कुछ बनाने वाला हूं इस पे, काफी बड़ा डायग्राम है, 3-4 चीजें और आने वाली है, साथ साथ बनाते रहो। अब मैं चेंज करता हूं पेन। अगर प्लैनेट परपेंडिकुलर हो P4 पोजीशन पे, या फिर इधर परपेंडिकुलर हो P5 पोजीशन पे, इनको कहते हैं, कहां लिखूं, इनको कहते हैं क्वाड्रेचर। P4 and P5 is called as quadrature. अब अगर कोई प्लैनेट एक एंगल पे हो, P6 एंगल पे, वो यहां पे भी एंगल पे हो सकता है, वो यहां पर भी एंगल पे हो सकता है ना। अब ध्यान से देखना, ये बस चीज समझानी मुझे, बस एक, बाकी सब तो आसान है समझने के लिए।
एक बार सब फोकस कर लो बोर्ड पे। दोबारा एक लाइन बोल रहा हूं, all these terms are when the observer is on the earth and the planet is making something with the line joining the earth and the sun। यानी कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने एरो बनाया है, क्या ये क्लॉकवाइज एरो है या एंटी क्लॉकवाइज एरो है? क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज एरो बनता है इस लाइन से, क्लॉकवाइज इसको कहते हैं वेस्टर्ली इलोंगेशन। और जब ईस्ट वाइज बनता है, मतलब सॉरी, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज बनता है, इसको कहते हैं ईस्टर्ली इलोंगेशन। सिंपल। So everything is on your board. Please make it and remember it. अभी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ छोटी छोटी सी, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है सर। बस ये बता दो, ये अपोजिट की होती हैं क्या? नोमेनक्लेचर अपोजिट हो गया ना। नॉर्मली वेस्ट तो वेस्ट की तरफ था, ईस्ट मतलब ये अपोजिट है, ईस्टर्ली इलोंगेशन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल क्या है, समझते हैं बात को। ये फंडा तूने पूछ लिया, मेरे को अच्छा लगा। ध्यान से देख, दिस इज कॉल्ड वेस्ट, दिस इज कॉल्ड ईस्ट। क्या ये बात सही है? सर यस सर। समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, दिस इज क्लॉकवाइज, हाँ या ना? यस सर। तो वेस्टर्ली, सिंपल। यही तो करते आ रहे थे अब तक, सारे नेविगेशन इसी पे बेस्ड है। दिस इज टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्टर्ली, सिंपल। सो वेस्टर्ली मींस क्लॉकवाइज। हर जगह हमने यही पढ़ा है, यही समझाया है, मैंने पूरी नेविगेशन में यही समझाया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन। वेस्टर्ली मींस क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से समझ। वेस्टर्ली मींस क्लॉकवाइज लिख लो, ईस्टर्ली मींस एंटी क्लॉकवाइज। और जहां मर्जी यूज कर लेना नेविगेशन में, यही फंडा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर ये ऊपर डायग्राम में शायद एरो ये से रहना चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो बनाया मैंने। सर दिस टॉप वन जो आपने जो ये दूसरा ऊपर बनाया ना ऐसे रेफरेंस। हाँ हाँ, एक ही बात है। तो अच्छा, ओके, यू वांट टू से, ये बात भी सही है, ओके। यस यस माय मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो इस तरह अपने कॉपीज में बनाओगे तो कंफ्यूजन कम होती है, इसलिए मैं ऐसा बना के दिखाता हूँ। किताब में पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली द वे इट इज बीन गिवन इन सम इंडियन ऑथर्स बुक्स। ठीक है जी, फिर डेफिनेशन दिखा दूं? वह जरूरत तो नहीं है, पर लिख लो यार, कोई भरोसा नहीं है आजकल फेज 1 का, कुछ भी पूछ लेते हैं। अरे क्या दिखा स्क्रीन पे तुम्हारे? तो
तो स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? सर अभी अभी तक तक ब्लैंक है। हाँ वही मैं देख सर रहा हूँ, आगे ब्लैंक। एक से नहीं, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, अब आया कुछ? आ गया सर। यस सर। है ना? ओके, तो जो डायग्राम स्क्रीन पे आ रहा है वो सही नहीं है, जो डायग्राम मैंने बनाया वो सही है। फिर भी देख लो, कुछ मैंने गलत तो नहीं बताया? हाँ बोलू, अगर दिख रहा है तो थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी। आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सब हमने कर लिया है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। If somebody wants to take a screenshot, please take it. हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं। जब ये वेस्ट पे था हमारा P4 वाला पॉइंट, वो वेस्टर्न क्वाड्रेचर कहते हैं। जो P5 वाला पॉइंट था उसको ईस्टर्न क्वाड्रेचर कहते हैं। बस हाँ, डेफिनेशन लिख लो छोटी छोटी सी। हाँ जी, हो गया। यस सर, हो गया। सर वेट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ओके ओके।
आएगा तो सर? यस सर। अगली डेफिनेशन आ रही है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज द कंजंक्शन की डेफिनेशन। हाँ जी, आगे करूं? बस ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्लास। मंडे को मिलते हैं। मंडे को दो एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर स्टेलर मैग्नीट्यूड पे चलूंगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द प्लान फॉर मंडे। और 3 टॉपिक रह गए मेरे, बेसिकली 3 कह लो, 2 कह लो। स्टेलर मैग्नीट्यूड, स्टार आइडेंटिफिकेशन एंड स्टार सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। ये तीनों ही एक बंच है, वो तीनों बंच ही मैं अब कराने वाला हूँ। 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास टोटल, मेरे हिसाब से यू हैव 2 वीक्स, तो तकरीबन 10 क्लासेस मेरे पास हैं। एंड आई फील 8-9 क्लासेस में ये हो जाना चाहिए मोटा मोटी, जो बंच पेंडिंग है। सर वो जून बैच में सर आप भेज देंगे क्वेश्चन, वो जो आपने मई बैच में भेजे हैं? वो मैं एक्चुअली भेजना नहीं चाहता हूँ अभी, पर तू कहेगा तो मैं डाल दूंगा, वरना फिर भूल जाओगे। दैट वाज द आइडिया। तो डाल दूंगा मैं, डाल दूंगा। आज डाल दूंगा, आई विल पुट इट टुडे। सर हमें भी डाल देना सर थोड़े और न्यूमेरिकल्स आपकी कॉपी वाले सर। कौन से वाले? सर जो आपने सॉल्व कर रखे थे ना सर, वो हमें भी और डाल देना सर मई में। हाँ, मई में डाल तो दिए, और बाकी भी सर डाल और चलो कोई बात नहीं। देखो, काफी सारे न्यूमेरिकल तो मैंने क्लास में करा दिए थे, और जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं फेज 1 के स्पेसिफिकली, वो मैंने छांट करके निकाल करके वो डाल दिए। ठीक है, तो मोस्टली इसी में कवर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरे टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, और कुछ अभी रहते हैं वो मैं और डाल दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अरे सर एंजॉय। अभी कर रहे थे, अरे क्या छूट गया? क्या छूट गया भाई? लास्ट डेफिनेशन रह गई सर। लास्ट डेफिनेशन है ये? अच्छा कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं, टेंशन नहीं है। 1 सेकंड है बस, मेरे को थोड़ा सा मेरे अंदर टाइम लग जाता है इसको शेयर करने में। इट्स नॉट वेरी फास्ट, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी, अब देख लो।
हो गया सर। हो गया, चलो ओके गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड। बाय सर।